नमस्कार साथियों, हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता में हमने बात की थी कि इसका एक नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने बताया था इसलिए भी है क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता जो है मैक्सिमम इसके प्लेसेस इंडस वैली के अकॉर्डिंग, इंडस वैली के आसपास जो है पाए गए हैं। तो हड़प्पा पहला स्थल था जिसको खोजा गया। मैंने बताया भी था किसने खोजा, दयाराम साहनी ने खोजा था 1920 में। और मैंने ये भी बताया था कि जॉन मार्शल जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लॉर्ड कर्जन के द्वारा डायरेक्टर जनरल बनाए गए तो उन्होंने दो टीमें गठित की थी, एक आर.डी. बनर्जी के नेतृत्व में और एक दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की सबसे पहले खोज हुई थी। अब हम आज आगे पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में और चीजें जानेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको धीरे धीरे हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा और ये इंटरेस्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि इतिहास को जानना, इतिहास को समझना हमारे वर्तमान के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए क्या क्या चीजें हैं। पहले तो मैं आपको इस सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, थिंग्स टू रिमेंबर। क्या चीजें हैं आपको जो भी पढ़ाया जाता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में स्पेसिफिकली, वो पढ़ाया जाता है कब, वो क्या पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है कि हड़प्पा में क्या मिला, इसमें क्या मिला, उसमें क्या मिला। ये मेरा लास्ट है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पहले एटलीस्ट आपको ये पता लग जाना चाहिए कि क्या सभ्यता थी, कैसा जीवन था, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीजें हमें ध्यान रखना है, क्या बातें वहां की खास हैं, वो पता लग जाए ओवरऑल सभ्यता के बारे में। तो फिर हम एक एक सभ्यता के बारे में जाएंगे। आप किसी के यहाँ जाते हैं तो पहले घर ढूंढते हैं या पहले कमरे का पता पूछते हैं? जब आपको किसी के घर जाना है तो घर का पता होना चाहिए, फिर उसके कमरे में क्या है, इंटीरियर क्या है, वो तो हम बात की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या चीजें हैं, फिर हम जानेंगे कि हड़प्पा में क्या मिला है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, राखीगढ़ी में क्या मिला है, रोपड़ में क्या मिला है, हम बनवाली में क्या मिला है, लोथल में क्या मिला है, वो बाद में सोचेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले तो इसका अदर नेम क्या है, अलग अलग नाम है। ब्रोंज एज यानी कांस्य सभ्यता भी इसको बोलते हैं। कांस्य सभ्यता क्यों बोलते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि कांसे का यूज हुआ था इसमें। कांसा किससे बनता है? कांसा बनता है कॉपर और टीन से, तांबा और टीन से कांसा बनता है। मैंने पिछली बार बताया भी था आपको कि तांबा लचीला रहता है, डक्टाइल रहता है, तो वो क्या है, शेप ले लेता कोई सा भी, ये उसकी खासियत है। लेकिन खेती वगैरह में काम नहीं किया जा सकता। कांसा थोड़ा मजबूत रहता है तो खेती वगैरह में दूसरी जगह काम लिया जा सकता है। तो ये सभ्यता ज्यादा विकसित थी उनसे। दूसरा, इसको सिंधु सभ्यता बोलते हैं। मैंने जैसा कि बताया आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेंधव भी बोलते हैं इसको, सेंधव। एक्चुअली एक आपका नाम भी आता है सप्त सेंधव प्रदेश, सप्त सेंधव प्रदेश, उसी प्रदेश में ये जो है सभ्यता थी। सप्त सेंधव प्रदेश का मतलब है 7, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। 7 ग्रह, वैसे तो ग्रह तो 9 होते हैं, लेकिन 7 जो चीजें हैं वो कई सारी जगह काम में ली जाती है। सप्ताह के दिन भी 7 ही होते हैं, धोनी का नंबर जर्सी का भी 7 ही है। इस तरीके से ये मान के चलिए, तो 7 सेंधव प्रदेश का मतलब है कि 7 नदियों का जो क्षेत्र है उसको सप्त सेंधव प्रदेश बोलते हैं। अब आपने सोचा होगा कि सर हमने तो अभी तक 6 नदियां सुनी है, कौन सी? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, लेकिन एक नदी भारत में बोला जाता है कि गुप्त रूप से बह रही है, उसकी खोज है राजस्थान में, एक्चुअली वो बहती थी, उसका नाम है सरस्वती। तो इन 6 नदियों के साथ में एक और नदी अगर मिला दी जाए तो उसको बोलते हैं सप्त सेंधव प्रदेश। और चूंकि हड़प्पा पहले स्टार्टिंग में कम जगह मिली थी, बाद में ये पूरी जगह मिली, तो पूरी जगह मिली तो ये बोला जाता है कि जो हमारी जो नस्ल है, आर्य नस्ल हम बोलते हैं, भारतीय जो है आर्य लोग हैं, जो यूरोपियन वाली जो नस्ल है वही हमारी है। तो हम जो आर्य लोग हैं वो सबसे पहले सप्त सेंधव प्रदेश में ही आए थे, और इस सप्त सेंधव प्रदेश में ही जो है आर्यों का निवास स्थान माना जाता है, और हड़प्पा भी यही मिला हुआ है। तो हड़प्पा को भी हम सेंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे देखते हैं। ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, मैंने बताया चालकोलिथिक एज जो है वो रूरल थी, तो ये जो है नगरीय सभ्यता थी। क्यों नगरीय सभ्यता थी? क्योंकि इसकी सिटी प्लानिंग बहुत बेहतर थी। ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम को क्या बोलेंगे, जल निकासी व्यवस्था। तो जल निकासी व्यवस्था थी वो बहुत शानदार थी। आज भी आपके जो है गटर की समस्या है, दिक्कतें आती है, नालियां साफ नहीं है। उस समय छोटी छोटी नालियां बनाई जाती थी, हर घर के आगे से रहती थी, उनको पैक किया जाता था। हर नाली का पानी जो है बड़ी नाली में जाता था, और बड़ी नाली का पानी बड़े से नाले में जाकर मेन होल से बाहर हो जाता था। और हर जगह उनको साफ करने के लिए, आज जैसे आप देखते हैं राउंड
सड़क पर बने रहते हैं, जिसको खोलकर, होल को खोलकर जो है लोग अंदर जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है साफ करते समय गैस बनने से। वहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था थी उस समय कि कैसे साफ किया जाए, इवन फिल्टर की भी व्यवस्था थी कि कभी चोक नहीं हो जाए, तो जालियां लगा के रखते थे, और लकड़ी की जालियां एक्चुअली रहती थी ताकि बड़ा कचरा वहीं रुक जाए और बाद में उस जाली को निकालकर उस कचरे को साफ कर लिया जाए। तो ये जालियां, ड्रेनेज सिस्टम, सिटी प्लानिंग कैसे, ग्रिड सिस्टम पर थी। ग्रिड सिस्टम का मतलब ये कि सिटी जो है, मान लीजिए ऐसा है, तो इस तरीके से सिटी बनी हुई थी। ये देखिए, ये घर होंगे ऐसे, इधर का घर, ऐसे आमने सामने घर होंगे ऐसे, और ये जो सड़कें थी वहां की वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पर काटती थी। तो इस तरीके से ग्रिड प्लानिंग पे इनका सिटी प्लानिंग था, इसलिए अर्बन हम बोलते हैं। टोटल 1500 साइट्स अभी तक मिली है, जिसमें सबसे ज्यादा भारत में मिली है। एक्चुअली भारत को चिढ़ाया भी जाता था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले तो भारत एक था, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारे पाकिस्तान में, मैं बताऊंगा अभी एक-एक के बारे में डिटेल, ये सारे पाकिस्तान में। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो भारत को ये बोला जाता था कि तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास माँ है ना, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तुम्हारे पास क्या है। जब भारत में खुदाई का काम चालू हुआ तो भारत में कई सारे स्थान मिले। सबसे पहले मिला रंगपुर, फिर रंगपुर, रोपड़, रोजदी, आपका बनावली, राखीगढ़ी, लोथल, ये इतने सारे प्लेस मिले और मिलते ही गए। तो इनकी संख्या भारत में करीब करीब 900 हो गई है, और सबसे ज्यादा संख्या इनकी है गुजरात में, करीब 200 स्थल जो है गुजरात में है। तो भारत आजादी के बाद ज्यादातर जो एक्सकेवेशन का काम हुआ वो भारत में हुआ। हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन गुजरात ये है। एरिया इसका जो है सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। वर्ल्ड का मतलब कैसे कि जो सभ्यताएं प्राचीन है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे चाइनीज सभ्यता, जैसे इजिप्टियन सभ्यता, ये जितनी भी सभ्यताएं हैं इन सब में सबसे ज्यादा एरिया जो है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, करीब 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब तो और भी नई साइट्स जो है थोड़ी बहुत पता लगती हैं, तो ये बोला जाता है कि करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। तो इतना बड़ा एरिया में ये फैली हुई थी, ठीक है। अगर हम इजिप्टियन यानी मिस्र की व्यवस्था से बोले, मिस्र की जो संस्कृति या सभ्यता से बोले, उसका 20 गुना जो है नील नदी के किनारे जो है मिस्र की सभ्यता हुई थी। ये समझ लीजिए कि आसपास इनका काल रहा है। और मेसोपोटामिया जो इराक में सभ्यता हुई है, वहां से तो हड़प्पा के थ्रू ट्रेड का भी जो है प्रमाण मिलता है हमें, तो उससे भी बड़ी सभ्यता है ये। फिर बोला है स्प्रेड इन अ ट्रायंगुलर शेप। एक्चुअली इस पे थोड़ा डाउट है, कुछ इसको इस तरीके से बोलते हैं कि डायमंड टाइप में, कुछ इसको ट्रायंगुलर बोलते हैं। तो जो ऑप्शन आए वो देख लीजिएगा उस समय। मेरे ख्याल से ओल्ड लोग जो बोलते हैं वो ट्रायंगुलर बोलते हैं, लेकिन ट्रायंगुलर के जैसा कोई दिखता नहीं है। इसके नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट को मिला दे तो ये जो है इस तरीके से डायमंड टाइप में मिलता है। तो मैंने एक तो लिख के लेके आया और एक बता दिया है। मोस्ट ट्रस्ट तो ये है, लेकिन ये इसलिए क्योंकि किताबों में कई सारी जगह इसका जिक्र आता है, बट ट्रायंगुलर शेप वो उस तरीके से दिखता नहीं है, तो डायमंड शेप भी आप बोल सकते हैं। 3 देशों में फैली हुई है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 3 जगहों पर ये व्यवस्था, ये जो संस्कृति या सभ्यता है वो मिली थी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी कि अर्बन अर्थव्यवस्था थी, इतनी साइट्स मिली है, इतना एरिया है, कहाँ कहाँ पर मिली है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, तो उनकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर और फीचर्स मैंने क्या बताए, विशेषताएं क्या क्या, देखिए विशेषताएं क्या है। सबसे पहले सड़कें और गलियां। तो मैंने अभी आपको बताया कि सड़कें जो है 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को काटती थी, गलियां जो है उस तरीके से बनी हुई थी। ये मेन रोड वाली गलियां थी, छोटे जो घरों के पीछे वाली गलियां थी वो छोटी थी। अगर मान लीजिए घर ऐसे बनाए गए हैं, घर ऐसे बनाए गए हैं और ये वाले घर ऐसे बनाए गए हैं, तो इनके बीच में जो गली रहेगी वो छोटी रहेगी। लेकिन ये सामने वाले घर जो ऐसे बनाए गए, तो ये जो सड़क होगी वो चौड़ी होगी और इनका एक स्टैंडर्ड माप होगा इस तरीके से। फिर क्या है, हड़प्पा के सभी नगर जो हैं इस तरीके से बसे हुए हैं। क्या बसे हुए हैं, मान लीजिए इतने एरिया में हड़प्पा का एक मोहनजोदड़ो शहर है। अब ये यहाँ पर एक पश्चिमी टीला रहेगा जिसको सीटाडेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीटाडेल। ये रहेगा नगर। तो इस नगर जो है थोड़ा नीचा बसा हुआ रहेगा और ये सीटाडेल जो है टीले पर ऊंचा बसा हुआ रहेगा। तो एक तरीके से ये मान के चलिए कि जो भी उस समय सामंत, राजा, पुरोहित, जो भी वहां पर मेन व्यक्ति थे, उनका निवास जो है माना जाता है कि यहाँ माना जाता है, इसलिए बोलूंगा क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है, बस हम ये समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ पढ़ा नहीं गया है, लिपि पढ़ी नहीं गई है। तो ये सीटाडेल, ये मैंने लिखा भी है, देखिए एक्रोपोलिस या सीटाडेल बोलते थे, पश्चिमी टीला बोलते थे, या दुर्ग वाला टीला बोलते थे। इसको दुर्ग रहता था, वो ऊपर रहता था। और फिर
फिर क्या होता था, फिर नीचे वाला टीला जो होता था नगर टीला बोलते थे उसको, या नीचा शहर बोलते थे। तो ये यहाँ पर बस्तियां रहती थी, और ये जो है सारा फोर्टिफाइड होता था। फोर्टिफाइड होता था, सब जगह नहीं है, कुछ जगह नहीं है केवल, बाकी सब जगह है। चारों तरफ से जो है फोर्टिफिकेशन होता था इसका, ठीक है। फोर्टिफिकेशन का मतलब बाउंड्री, ठीक है। फिर क्या है, सामूहिक भवन बहुत सारे मिले। सामूहिक भवन का मतलब क्या, कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी चीजें। कम्युनिटी हॉल का मतलब, कम्युनिटी हॉल तो एक जगह हो गई जहां पर सभागार हो, लेकिन कम्युनिटी के लोगों के यूज के लिए बहुत सारी चीजें मिली है। जैसे एक मिला है स्नानागार, स्नानागार यानी ग्रेट बाथ इसको बोलते हैं, बहुत बड़ा जो है ग्रेट बाथ मिला है। अब ये ग्रेट बाथ मिला है, एक ग्रेनरी मिली है, ग्रेनरी। अन्नागार यानी एक बहुत बड़ा गोदाम जहां पर बहुत सारा अन्न रखा जाता था, वो मिला है। और स्नानागार मिला है, नहाने के लिए उत्तम व्यवस्था थी, उसमें जाने नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां थी, फ्रेश पानी भरने की व्यवस्था थी, पानी जो गंदा हो जाएगा उसको कैसे निकाला जाएगा उसकी व्यवस्था थी। तो ये जो है सामुदायिक रूप से थे। हो सकता है कि कोई रिचुअल्स ऐसे होते होंगे जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ भाग लेते होंगे, और वो जो लोग एक साथ भाग ले रहे हैं तो उसको एक साथ नहाने की व्यवस्था के लिए सामुदायिक रूप से इसको बनाया गया होगा। या सभागार भी अगर बोले, सामुदायिक सभा, ये एक जगह जहां मीटिंग लोग करते थे, तो वो भी सामुदायिक सभा जो है वो बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये सामुदायिक व्यवस्था जो है ये की गई थी। अब ये क्या है कि वीट बार्ले वॉज मेन प्रोडक्ट। वीट बार्ले यानी कि गेहूं और बाजरा जो था, या जो हम बोल दें वो मेन प्रोडक्ट था इनका। और राइस के भी प्रूफ मिले यहाँ पर, चावल के भी प्रूफ मिले, लेकिन वो दो जगह से मिले, केवल रंगपुर और लोथल से। तो चावल के प्रूफ मिले हैं वो ठीक है, लेकिन मेन जो था वो वीट और बार्ले था। ये एनसीईआरटी से मैं लिख के लेके आया हूँ सारी चीजें। यहाँ पर बोला जाता है कि प्रकृति पूजने वाले ये लोग थे, तो कोई मंदिर वगैरह के अवशेष ऐसा कुछ भी नहीं मिले। प्रकृति पूजने के अवशेष तो जरूर मिले हैं, लेकिन मंदिर का कोई भी साइट यहाँ पर नहीं मिली है। अब जनरली क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में कि ये था या नहीं था, वो था या नहीं था, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। ऑप्शन आ सकता है कभी भी, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं आगे क्या है। यहाँ की जो लिपि थी, लिपि का मतलब स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट जो थी वो स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक लिपिक का मतलब है कि ये जो लिपि थी ये लिखी जाती थी सिंबल के माध्यम से, अलग अलग सिंबल्स बनाए जाते थे, और वो सिंबल्स के माध्यम से ही अपने भावनाओं को एक्सप्रेस किया जाता था। सबसे बड़ा जो इस यहाँ पर मिला है, 20 सिंबल का एक साथ जो है लेख मिला है। अदरवाइज 1-2 सिंबल, 4 सिंबल की लाइनें मिली है, वो उनका क्या मतलब अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए। तो लिपि है, और ये लिपि की विशेषता ये कि सर्पिलाकार लिपि है। सर्पिलाकार लिपि, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये ऐसे लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे लिखी जाती थी। अभी आप कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो जैसे उर्दू उल्टी लिखी जाती है, तो उसी तरीके से ये जो है ये लिपि थी। फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मात्र सत्तात्मक शासन था। मैट्रियार्कल सोसाइटी थी ऐसा माना जाता है, क्योंकि महिलाओं को उस तरीके से बताया गया है, उनके बारे में विशेषताएं उसी दी गई हैं कि ये माना जाता है कि महिलाओं का शासन रहा होगा। जैसे महिलाओं का शासन का मतलब ये समझिएगा आप, अभी जैसे हमारी पितृसत्तात्मक समाज है, कैसे कि जो अर्थव्यवस्था के जो आर्थिक साधन है उन पर अधिकार स्पेसिफिकली किसका है, पुरुषों का है। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कमाती हैं, वो भी सब कुछ चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो घर के मेजर डिसीजंस हैं वो डिसीजन जो है वो पुरुष ले रहा है आजकल। तो ये पितृसत्तात्मक शासन है। हालांकि हम अभी धीरे धीरे डाउन जा रहे हैं उसमें, और महिलाओं का जो धीरे धीरे वर्चस्व आ रहा है आगे, हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि महिला एम्पावरमेंट हो, दोनों बराबर हैं, मनुष्य हैं, दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए। लेकिन अभी फिर भी हम थोड़ा ठीक कंडीशन में कहूँगा, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा माइल्स टू गो है, और पहले के ज़माने में तो बहुत गड़बड़ था। लेकिन ये वाली जो इतनी पुरानी सोसाइटी थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मात्र सत्तात्मक सोसाइटी थी। वर्शिप ऑफ नेचर करते थे, मैंने बता दिया है कि प्रकृति पूजने वाले लोग थे, है ना। पशुपत की मूर्ति मिली है यहाँ पर, बैल, घोड़े, हाथी वहाँ पर हैं। और जो मैंने बताया कि ये मात्र सत्तात्मक था, तो यहाँ पर एक मूर्ति मिली है जिसमें महिला के गर्भ से एक पेड़ का निकलना बताया जा रहा है। तो ये एक तरीके से मान के चलिए कि महिलाओं के लिए भी है, दूसरा ये भी बताया जा रहा है विकास के लिए बताया जा सकता है, ये मान के चलिए, या बहुत सारी चीजें अलग अलग मान सकते हैं। अब क्या है, यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ये जो है पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। बर्न्ड ब्रिक्स का मतलब होता है, एक तो होता है कि ईंटें आपने मिट्टी की बनाई और वो मिट्टी की ईंटें सुखा दी, तो एक तो वो होती है, और एक होती है कि मिट्टी की ईंटें बनाई और उनको जला दिया, उनको पका दिया और पका के चीजें की, जैसे खिलौने बनाते,
खिलौने बनाने में क्या होता है कि मिट्टी से खिलौने बनाया और उसको बस सुखा दिया तो मिट्टी का खिलौना बन गया, लेकिन उसको पका देंगे तो उसको फिगरीन, टेराकोटा फिगरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेराकोटा। टेराकोटा वो पकी हुई मूर्तियों को बोलते हैं। तो अगर कच्ची है तो अलग बात है, वो उतनी मजबूत नहीं होती, और पकी हुई है। और उन ईंटों का जो साइज है ना 4:2:1 का रेशियो, 4:2:1, यानी अगर आपको 3 डायमेंशनल बनाओ आप इसको तो ये 4:2:1 का रेशियो आ जाएगा, यानी कि ऐसे। ये देखिए, ये तो आ जाएगी 4, ये आ जाएगा आपका कौन सा वाला, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। हाइट जो है 1 आ जाएगी इसकी, है ना, हाइट 1 है। ये मैंने थोड़ा सही से नहीं बनाया है। 4:2:1 का रेशियो है, तो 4:2:1 का रेशियो यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई 4:2 है और हाइट जो है इसकी 1 है। तो एक स्पेसिफिक जो है उसी आकार में बर्न सीटें बनाई गई है। और कॉइन वगैरह का यूज कहीं पर भी नहीं हुआ, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम तो आप समझते ही हैं, मुद्रा नहीं थी यहाँ पर, और उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि आपके पास कोई चीज है, आपको दूसरी चीज की आवश्यकता है, तो आप वो चीज उसको दे दीजिए, उसके बदले में आप ले लीजिए। आपको सोना खरीदना है, आपके पास गेहूं है, गेहूं दे दीजिए, सोना ले लीजिए। अब आप सोचेंगे सर गेहूं तो सस्ता है, सोना महंगा है, तो उसी क्वांटिटी में आएगा। अगर आप 5-10 बोरे गेहूं के देंगे तो थोड़ा सा सोना आपको मिलेगा। उसी तरीके से सारी चीजों का लेन देन होता था, उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। चीजों का आदान प्रदान एक दूसरे की चीजों के बराबर हो जाता था। तो वो भी मार्केट व्यवस्था इनकी बहुत शानदार थी। गाँव से बहुत सारी जगह से शहर में मार्केट लगते थे, लोग बेचने आते थे और बार्टर सिस्टम वहां पर चलता था। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो है मैंने आपको बताए हैं किसके, सिंधु घाटी सभ्यता की। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा। अगर यहां से नहीं बनता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो पर्टिकुलर होते हैं, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, इनके बारे में। तो थोड़ी चीजें हम देख लेते हैं, थोड़े मैप भी हम देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा उसके बारे में। पहले हम ये जानते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कई बार, तो ये आप याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। क्या कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सबसे सदर्न मोस्ट, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे ईस्टर्न मोस्ट और सबसे वेस्टर्न मोस्ट, यानी उत्तर में सबसे ऊपर वाला स्थान, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे पूर्वोत्तर बिंदु, सबसे पश्चिम वाला बिंदु कौन सा था जहां पे ये सभ्यता पाई गई है। तो ये ध्यान रखिए, ये मांड नहीं है, मांडा है, ध्यान रखिए। ये क्या है? मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर। कहां पर है? किस नदी के किनारे? ये तीनों इंफॉर्मेशन आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये साउथ में, दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। मैंने बताया था आपको कि वहां पर भी दैमाबाद था चालकोलिथिक पीरियड में, जो जॉर्वे संस्कृति थी, तो जॉर्वे संस्कृति में भी दैमाबाद था और ये हड़प्पा में भी है। ये महाराष्ट्र में है, वैसे तो परवरा रिवर के किनारे है, लेकिन कई सारी किताबों में आपको गोदावरी मिलेगा, क्योंकि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है परवरा। ये परवरा रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो गोदावरी में जाके मिलती है, तो कई सारी किताबों में गोदावरी भी लिखा है, बाकी परवरा रिवर है। फिर ईस्टर्न में सबसे पश्चिम में कौन है? आलमगीरपुर, यूपी, हिंडौन रिवर के किनारे, यमुना की सहायक नदी है। वेस्ट में सुत का गेंडोर, ये पाकिस्तान बलोचिस्तान में दास्त रिवर के किनारे है ना, दास्त रिवर के किनारे है बलोचिस्तान में। तो अगर आप इसको ऐसे समझे मैप पर, तो ये जो है देखिए इंडिया है, और मान लीजिए ऐसा मैं बना दूं तो ये आलमगीरपुर यहाँ पर है, ये मांडा यहाँ पर है, और ये भारत से बाहर जो है सुत का गेंडोर यहाँ पर है बलोचिस्तान में, और ये है दैमाबाद। तो मैंने बताया था ना ये कि ये डायमंड टाइप शेप बनता है, इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों पॉइंट मैंने बता दिए। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं, और चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है ये मैप आपको पूरे से नहीं दिख रहा होगा, मैं जानता हूँ, मानता हूँ, लेकिन इससे अच्छा HD मैप मुझे नहीं मिला बताने के लिए। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये भारत है एक्चुअली, ये गुजरात का पोर्शन है और ये भारत है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है ये मान के चलिए पाकिस्तान का पोर्शन, ये पाकिस्तान है। और यहाँ पर आपको पता है कि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, ये ईरान का पोर्शन है, ये तो पाकिस्तान आ ही जाएगा, ये ईरान का पोर्शन है। ये वाली जो सभ्यता है यहाँ पर, इसी को हम बोलते हैं मेसोपोटामिया। क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये भारत की सिंधु घाटी या इंडस वैली सभ्यता के सिनोनिम, या हम कहें कि वो सिनोनिम नहीं, सिंक्रोनस वे में थी, यानी उसी टाइम थी जब ये सभ्यता थी। एक ये जो आपको दिख रहा है ये कलर, ये यहाँ पर मिस्र है, इजिप्ट, और इजिप्ट की भी सभ्यता थी।
तो इजिप्ट की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? नील नदी के किनारे। नाइल भी बोलते हैं उसको, नाइल रिवर या नील रिवर यहाँ से निकलती है। इस पर अभी बहुत विवाद भी चल रहा है। इथोपियन डैम जो इथोपिया बना रहा है, यहाँ पर साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट, ये सारे कंट्रीज हैं, तो इसके किनारे थी। ये जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दो नदियां हैं दजला फरात, तो ये दजला और फरात नदियां इराक में बहती हैं, इनके किनारे जो है सभ्यता बसी हुई थी। और ये जो है ये चाइनीज, जो चीनी सभ्यता थी उस समय। तो ये जो सभ्यताएं थी ये ऑलमोस्ट आसपास थी। आसपास का मतलब ये कि उसी कार्यकाल में, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन रही हुई है, समकालीन इसको हम बोलेंगे, समकालीन सभ्यताएं रही हुई है। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये इराक ईरान वाला पोर्शन है। एक्चुअली ये जो मेसोपोटामिया वाली सभ्यता है, इसके सदर्न मोस्ट पार्ट में अगर जाते हैं तो ईरान आता है, और ईरान की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं। तो कई लोग सुमेरियन सभ्यता को अलग मानते हैं। सुमेर जो है ईरान का पुराना नाम है। तो सुमेर सभ्यता जो है, सुमेर कल्चर जो है, उसको माना जाता है कि अलग है, लेकिन कई लोग मेसोपोटामिया का ही पार्ट मानते हैं, इसलिए मैं अलग नहीं बता रहा हूं। तो मेसोपोटामिया के साथ में इंडिया की सभ्यता का ट्रेड होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब आप देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा मिटा दूं तो आप सोचिए सबसे ज्यादा पोर्शन आपको किसका दिख रहा है? सबसे ज्यादा पोर्शन जो है आपको दिख रहा है किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और मैंने बताया इसका एरिया कितना है, 12,50,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, और ये इजिप्शियन से तो 20 गुना है, ये मैंने बताया था आपको। तो इससे 20 गुना बड़ी सभ्यता है, ये आपका समझ में आना चाहिए आपको। ये चाइना है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मैप अगर आप देखेंगे तो बहुत से समझ में आ जाएगा। ये जो है रेड सी है, यहाँ पर रेड सी, और आपको पता होगा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है सुएज कैनाल चलती है। सुएज कैनाल जो है ये भूमध्य सागर से जोड़ती है भारत को क्या इनको। और यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला है, अलग से भाग है मिस्र का, तो वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो है ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर ये ईरान है, पाकिस्तान। ये अगर आपको नहीं, ये अगर आपको थोड़ा दिक्कत है, एक्चुअली मैं पढ़ा हिस्ट्री रहा हूँ, मुझे ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ये अफगानिस्तान है, और ये ईरान मान लीजिए, यहाँ पर ये ईरान है, और ये पर्शियन गल्फ है। पर्शियन, तो पर्शिया जो है इंग्लिश में पुराना नाम है किसका? ईरान का। हिंदी में सुमेरवासी हम बोलते थे ईरान के लोगों को, सुमेरवासी। तो ये पर्शियन गल्फ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूएई, अबू धाबी वगैरह सारे जो हैं आपका, ये सऊदी अरेबिया भी है यहाँ पर, ब्रुनेई वगैरह। तो ये सारी चीजें आप समझिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो सभ्यता थी ये कैसे फैली हुई थी। तो पहले मैंने आपको ओवरऑल बताया, उसमें हमारी इस सभ्यता के बारे में हम जानते हैं, इंडस वैली के बारे में। तो कुछ मैप में लेके आया था आपके लिए। देखिए, मैंने आपको जो सप्त सिंधु प्रदेश बताया था, ये है सबसे बड़ी मेजर नदी जिसको हम बोलते हैं सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु की सहायक नदी है झेलम, इसकी सहायक नदी है चिनाब, चिनाब की सहायक नदी है रावी, ये तीनों मिल जाती है। रावी की सहायक नदी है सतलुज, और सतलुज की सहायक नदी है व्यास। ये सतलुज एक्चुअली यहाँ से आती है, ये सतलुज है, ये सतलुज है, और ये व्यास है ना। ये व्यास यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। ये जो है व्यास नदी है, और ये सतलुज तो आपको दिख रहा होगा, ये सतलुज नदी, सतलुज। ये रावी यहाँ पर है, ये चिनाब यहाँ पर है, ये झेलम यहाँ पर है, ठीक है। तो ये नदियों के किनारे सारे प्रदेश जो है मिले। देखिए, ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है ना, और ये हड़प्पा जो है ये एक्चुअली रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा पहला स्थान मिला, मोहनजोदड़ो दूसरा स्थान मिला। 1920 में हड़प्पा मिला, 1921 में मोहनजोदड़ो मिला। तो हड़प्पा पहला स्थान था, इसलिए हड़प्पा माना गया इसको। लेकिन जो मेजर प्लेसेस मिले उस समय, अभी तो देखिए इतने सारे भारत में है, उस समय भारत में खोज हुई नहीं थी, तो ज्यादातर जो ये प्लेस मिले थे, ये सारे छोटे छोटे साइड से नाम भी नहीं लिखे हुए इनके, ये सारे किसके किनारे मिले थे? सिंधु या सहायक नदियों के किनारे। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। और सप्त सिंधु प्रदेश में कितनी नदियां? देखिए 1 2 3 4 5 6 नदियां हैं। और ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर जो है लुप्त सरस्वती है, ये सरस्वती नदी है, वैदिक काल में इसका जिक्र है। इसी के किनारे बहुत सारे प्लेसेस हैं, कालीबंगा, बनवाली, हरियाणा में है, राखीगढ़ी है, भी आपका जो है ये तो पाकिस्तान की एक साइट है जो खोजी नहीं गई है, विगाइने का वाला बोलते हैं इसको, जो उसका एक्सकेवेशन बाकी है। चंदुहाड़ो है, धोलावीरा है, ये पुरानी सरस्वती नदी है जो अदृश्य, भी अदृश्य मतलब ऊपर तो नहीं बहती है, ऐसा प्रमाण मिले हैं कि जमीन में बहती है अभी भी, और जमीन में जो है पानी की धारा है इसकी। अब जो है जमीन में बहती है, तो जमीन में तो पानी बहता ही होगा अंदर, तो क्योंकि तभी तो जो आपके ट्यूबवेल वगैरह लगते हैं, कुएं वगैरह लगते हैं, वहां में पानी कैसे आता है? जमीन में वाटर लेवल तो है ही।
अब ये बहती है कि नहीं बहती है, बोल रहे हैं कि राजस्थान का उद्धार हो सकता है इस नदी से, तो ये पुरानी सरस्वती नदी है। इवन पृथ्वीराज के टाइम में भी जिक्र है सरस्वती नदी का, कि पृथ्वीराज जो है सरस्वती नदी के किनारे युद्ध जो हुआ था एक तरीके से, वहां पर पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था, और सरस्वती नदी के किनारे जो है पृथ्वीराज को पकड़ा भी गया था, पृथ्वीराज चौहान को। तो ये ग्रीन कलर में मैंने आपको बता दिया सरस्वती नदी है। और ये जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर है, ये मेहरगढ़ मैंने आपको बताया था, ये मुंडी गाग जो है अफगानिस्तान में है, ये दबार कोट है, पिराक है, ये बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ जहाँ पर ये जो है पाया गया है। और अच्छे से जानना है तो ये देखिए, ये मैंने अलग अलग जगह से इमेजेस ली है, आपको इंटेंसिटी ये लेंगे तो और अच्छा दिखेगा। वहाँ पर जो था वो प्लेस दूसरे शहर भी थे, लेकिन यहाँ पर जो प्लेस हैं वो वही प्लेस हैं जो पाए गए हैं, जैसे सुतका गेंडोर है ना, ये है, फिर ये बालाकोट यहाँ पर शहर है, फिर ये चंदुहाड़ो है, मोहनजोदड़ो है, कोटदीजी है, ये चंदुहाड़ो नहीं है, ये चंदुहाड़ो नहीं, चंदुहाड़ो यहाँ है, फिर ये धोलावीरा है, ये सुरकोतड़ा है, लोथड़ है, रोजदी है, रंगपुर है, आपका ये लूणी नदी है, फिर गग्गर है, ये आपका अलग अलग जो बड़े, ये मांडा है, देखिए ये मांडा सबसे नॉर्थ वेस्ट प्लेस मैंने बोला था। तो ये आप इसमें देखेंगे तो एक आइडिया होता है हमें कि इसमें कोई याद नहीं रखना है, एक आइडिया होता है। ये भारत की बाउंड्री है, ये जो है ना, ये भारत की बाउंड्री है, मैं येलो में बना देता हूँ आपको अच्छे से दिखेगी, ये इंडिया की बाउंड्री है। तो जो पहले जो प्लेसेस खोजे गए थे वो प्लेसेस तो खोजे गए थे कौन से, जो पाकिस्तान में थे, और ये इससे इधर जो है बाद में प्लेसेस खोजे गए। तो ये प्लेसेस पहले खोजे गए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, मोहनजोदड़ो, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, यहाँ पर ये हड़प्पा, ये दो प्लेस पहले खोजे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और भारत में जो सबसे पहले प्लेस खोजा गया वो था रंगपुर। कौन सा था, रंगपुर, ये सबसे पहला प्लेस है भारत में, आजादी के बाद खोजा गया। तो ये आप थोड़ा देखिएगा, इसमें कुछ चित्र आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, ठीक है। और क्या है, और क्या मैप लेके आया मैं आपके लिए, बस इतना ही मैप है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीजें हैं, यहाँ पर मैंने और आपको क्लियर करने की कोशिश की है। क्या, सबसे पहले अफगानिस्तान में जो प्लेस हैं उनके बारे में मैंने लिख दिया है, ताकि आपको ये क्वेश्चन आ जाए कभी कि ये किस कंट्री में है, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो मुंडी गाग, इसका इंग्लिश भी लिखा शुर्तगई और मुंडी गाग जो है, दो प्लेस जो है, ये मैंने बताया आपको कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। फिर पाकिस्तान में कौन कौन से प्लेस है, तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, सुतका गेंडोर, ये सुतका गेंडोर जो है, सुतका गेंडोर, ये सबसे वेस्टर्न प्लेस है, वेस्टर्न मोस्ट प्लेस है, सबसे पश्चिमी जो है ठिकाना है सुतका गेंडोर है। चंदुहाड़ो है, कोटदीजी है, और ये इंडिया के प्लेसेस हैं। तो इंडिया में मैंने राज्य वाइज जमा दी है ताकि आपको और आसानी रहे। जैसे जम्मू में कौन सा प्लेस है, जम्मू में है मांडा, पंजाब में रोपड़ है, और भी होंगे लेकिन मैंने मेन में लिखे। राजस्थान में कालीबंगा है, बालाथल है, गुजरात में धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोतड़ा, रोजदी, और सबसे ज्यादा प्लेसेस कहाँ पर है, वो यहीं पर है। हरियाणा में राखीगढ़ी है, हाईएस्ट एरिया जो है भारत में राखीगढ़ी का है। तो वैसे तो हाईएस्ट एरिया बोला जाता है किसका, हाईएस्ट एरिया बोला जाता है मोहनजोदड़ो का। ये पूरी साइट में सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, लेकिन राखीगढ़ी जो है भारत में सबसे ज्यादा है। हालांकि हिंदू का थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें बोला था कि राखीगढ़ी मे बी द मोस्ट या हाईएस्ट एरिया इन साइज, राखीगढ़ी का एरिया सबसे ज्यादा साइज में हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि और भी खुदाई चलती रहती है और ज्यादा चीजें मिलती हैं, नए टीले मिलते हैं, माउंट मिलते हैं, तो ज्यादा एरिया बढ़ जाता है। हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में ये है आलमगीरपुर, ये जो है आपका बड़गांव जो है, तो आलमगीरपुर सबसे ईस्टर्न साइड है, और महाराष्ट्र में देमाबाद जो है सबसे वेस्टर्न, सबसे सदर्न साइड है। तो ये सबसे सदर्न साइड है, एक स्टार याद रखिएगा, मैंने बताया भी था। आलमगीरपुर सबसे वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड है, और इधर मैंने बताया सुतका गेंडोर जो है, और इधर ये है मांडा। तो ये नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में है, ये वेस्ट में है, ये आपका ईस्ट में है, और ये आपका साउथ में। ये चार साइड आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक स्लाइड भी मैंने आपको बताई थी पहले, जहां पर मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा, ये आपको मैंने बताया भी था, ये वाला, ये। तो ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी साइट्स हैं।
अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस साइड का एक्सकेवेशन किसने किया, किस ईयर में किया, कौन सी नदी के किनारे है। ये एक टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। और फिर हमारा लास्ट वर्जन जो रहेगा हड़प्पा का, वो रहेगा कि कौन से स्थल से क्या चीजें मिली है। तो वो उतना नहीं रहेगा फिर, क्योंकि बस हमें लिस्ट ही बनानी रहेगी, बाकी सारी चीजें हमने जान ली है कि मैट्रियार्कल थी, अर्बन था, टेम्पल्स नहीं थे, कैसे लेन देन होता था, क्या चीजें होती थी, कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है, कौन कहाँ पर मिला है, कितनी साइड से, हमने सब जान लिया। सिर्फ हमें यही जानना है कि हड़प्पा में क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला। तो वो तो बहुत छोटा पॉइंट रह जाएगा। उससे भी पहले जो मैं आपके लिए एक टेबल बना के लेके आया हूँ वो ये है कि कौन से प्लेस की खुदाई कहाँ पर हुई और कौन से पैलेस क्या है। तो ये इंटेंसिटीज आपको और अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए क्या है, यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो दयाराम साहनी ने खोजी है। माधव सूर्यवंश मैंने बताया था कि इनके साथ में थे। और ये यहाँ पर थोड़ा ईयर जो है गलत है। अच्छा, आई होप मैंने आपको गलत बता दिया, अभी इसको कंफर्म कर देंगे। 1921 मोहनजोदड़ो रखलदास बनर्जी, 1922 धोलावीरा जगपति जोशी। ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं रंगपुर ऐसा शहर है जो रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया। रंग याद रखिएगा, रंगपुर रंगनाथ राव के द्वारा। और 1931 से 53 के बीच में इसकी खुदाई चलती रही। तो 1953 में खोदा गया है, पहला प्लेस है। हालांकि कोट दीजी जो है ये एक प्लेस और है, लेकिन ये जो है सिंध प्रांत में है, 1953 में है। तो भारत में खोजा गया जो सबसे पहला है वो रंगपुर है, और भी कई सारे खोजे गए। तो ये मेजर सिटीज जो है आपको याद रखनी है। हड़प्पा किसने खोजा, मोहनजोदड़ो किसने खोजा, कालीबंगा याद रख लीजिए, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। ये आपका चंदूहाड़ो याद रख लीजिए, सुत्का गेंडोर याद रख लीजिए, रोपड़ याद रख लीजिए। ये कुछ कुछ है जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसकी खोज कब हुई और ये कौन सी नदी के किनारे। तो ये टेबल मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें नदी भी लिखी हुई है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी में भी कौन सा, लेफ्ट फ्लैंक है। यानी एक नदी जब ऐसे बहती है तो नदी का जो फेज होता है बहने का, तो हम भी इसके अकॉर्डिंग खड़े हो जाते हैं। और खड़े हो जाते हैं तो ये नदी का राइट साइड होगा और ये नदी का लेफ्ट साइड होगा। तो हड़प्पा रावी के लेफ्ट में है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी, लरकाना जिला है, मोंटगोमरी जिला, ये सारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये सिंध नदी के राइट फ्लैंक पर है, ये लिखा हुआ है सिंधु के बाएं तट पर। ये एक्चुअली यहाँ पर दाया कर लीजिएगा आप, ये बायां है, ये दाया कर लीजिएगा, ये राइट फ्लैंक है, ये राइट तट है, ठीक है। और ये ब्रजवासी लाल ने खोजा है कालीबंगा। ये भारत में सबसे इंपॉर्टेंट साइड है और आपके राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट है, गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। तो ये टेबल आप याद कर लीजिएगा। ऑफलाइन में तो हमें सारा लिखाना पड़ता था, आधा घंटा लगता था, अब लिखाने की जरूरत नहीं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम आपकी इससे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये हमारा जो है हमने जान लिया है कि कौन कौन से प्लेसेस किसने खोजे हैं, कौन से ईयर में खोजे हैं और कौन कौन सी साइट्स हैं। अब हमें जो है ये पढ़ना है सिर्फ कि किस साइट पे क्या मिला है। तो हम शुरुआत करेंगे हड़प्पा से, देन मोहनजोदड़ो और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है मैं आपको बता दूंगा। वहां पर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कब खोजा गया, किसने खोजा। लेकिन ये चीजें जो है आपकी डबल रिवाइज हो जाएगी और ये चीजें टेबल फॉर्मेट में आपको दे दी है मैंने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम अलग अलग प्लेसेस पे क्या मिला है उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।